Hello everyone, my name is Devansh Vashisht and I'm studying in IIIT Shri City. I'm doing computer science and engineering and the topic we're going to start is units and measurement. पिछले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम लोग उसके आगे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 2.20। 2.20 में हमें दिया गया है रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर फर्मी। हाउ मेनी मैग्नीट्यूड हायर इज द वॉल्यूम ऑफ एटम एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है रेडियस ऑफ एटम कितना है अपना 10⁻⁻10 ये दिया अपन को, और रेडियस ऑफ अपन को न्यूक्लियस दिया है 1 ठीक है। अब अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ए का क्यूब। याद आएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ एटम। और अगर मेरे को यही वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो मैं कैसे निकालते थे, 4/3 पाई आर एन का क्यूब। अब मेरे को क्या पूछा है, इनने मेरे को पूछा है कि मेनली हमको रेशियो पूछा गया है कि वी ए बाई वी एन क्या होगा, क्योंकि मेरे को पूछा गया कितना टाइम्स हायर है। तो अगर मैं रेशियो निकाल दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कितने टाइम्स हायर है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता है 4/3 5 और 4/3 5 ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, आर ए का क्यूब अपॉन आर एन का क्यूब। तो यहाँ से बस क्या आएगा, वी ए बाई वी एन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15 का क्यूब। तो यहां से मेरे पास v ऑफ एटम डिवाइडेड बाई v ऑफ यस आ जाएगा 10⁻5 का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 10⁻15। ठीक है, तो मैं क्या बता, मेरा वॉल्यूम ऑफ एटम है इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यही पूछा था हाउ मेनी मैग्नीट्यूड हायर, ये हमने बता दिया। यही क्वेश्चन था, एकदम इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो डिवाइस इस चीज के लिए यूज होता है ये अपन को याद ही करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस यूज होता है इसका नाम है अपना 2.21 करने को, इसका नाम है अपना स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, ये सबने याद रखना है। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इतना पड़ेगा सबको समझ। अब अगला क्वेश्चन देख। अगले क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है कि एक्सप्रेस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इन केजीस। ठीक है, तो हमको पूछा गया 1 AMU क्या होता है। पहले तो AMU का फुल फॉर्म अपना एटॉमिक मास यूनिट। अपना जो 1 AMU होता है इज इक्वल टू 1/12। जो 1 AMU होता है वो होता है अपना 1/12 इंटू मास ऑफ अनबाउंडेड कार्बन एटम। ठीक है, ये अपन लोग पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ना क्या होता है 1 AMU, ये याद रखना। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ अनबाउंडेड कार्बन एटम। अपना है 2.23। अपन को यहाँ पे दिया गया एक फंक्शन है एफ ऑफ थीटा। अपन को बोला गया है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 - थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को पूछा गया है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा थीटा है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहले तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है अगर उसका डायमेंशन है, मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी दो डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटीज है उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपन को पता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो थीटा है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, अगर थीटा की डायमेंशन होगी तो हम लोग पहले थीटा का स्क्वायर और थीटा को ऐड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो थीटा है वो डायमेंशनलेस है। और अगर ये मेरे जो थीटा है ये सब है ये डायमेंशनलेस है तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा एफ ऑफ थीटा है वो डायमेंशनलेस। या मैं एक और तरीके से कह सकता हूँ, समझ लो अगर मेरा एक थीटा एक डायमेंशनल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन है तो मैं उसकी जो पावर्स है उसको कभी भी ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये एक लिमिटेशन होती है ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं ये कर ही नहीं सकता, जो मेरा एफ थीटा होगा
वो क्या होगा? वो होगा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि अगर इसकी डायमेंशन होती तो ये कर ही नहीं पाता। मतलब इसकी भी डायमेंशन नहीं है थीटा की भी, और अगर इसकी भी डायमेंशन नहीं है मतलब मेरी एफ ऑफ थीटा की भी डायमेंशन नहीं है। Yes, ठीक है, एकदम इजी था क्वेश्चन भी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि बाय लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन एज बेस क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। ठीक है, अपन को बोल रहे हैं कि जो लेंथ मास एंड टाइम है उसको हम लोग बेस क्वांटिटीज क्यों लेते हैं। मतलब कि हम लोग जब भी कोई क्वांटिटी को बताना होता है, इसमें कोई वेलोसिटी बतानी है तो भी मैं उसको किस में बताता हूँ, उसको मैं एल टी ऐसे लिख देता हूँ। मतलब देख रहे हो, मैं लेंथ टाइम मास ये सब के उसमें फॉर्म में लिखता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये पूछा गया। तो इसका जो सबसे मेन जो दो पॉइंट है अपन क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ मास एंड टाइम है ना, वो कोई एक तो एक दूसरे से डेराइव नहीं हो गए हैं और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ मास जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो एक दूसरे से डिराइव नहीं हो गए हैं। एक और चीज मैं क्या कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारे पास चलते मैकेनिक्स में क्वांटिटीज है उसको हम लोग लेंथ टाइम और मास के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो मेरे को और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इनको बेस क्वांटिटीज लेके चलते हैं। ये दो पॉइंट याद रखो कि एक तो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। और एक और चीज, जितनी भी हमारी क्वांटिटीज है मैकेनिक्स में उसको हम लोग लेंथ मास और टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सब समझ पड़ गया। अब हम लोग बात करेंगे 2.25 में। 2.25 में दिया है द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 अर्थ रेडियस, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अर्थ एज सीन फ्रॉम द मून। ठीक है, फिर अपन को दिया है मून इज सीन, जो पहले अपन पहला वाला कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये है मून और ये है अपने पास अर्थ। और अपन को पूछा गया है, अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये अपन को दिया गया है 60 रेडियस ऑफ अर्थ। और अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि क्या कहते हैं ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है पहले ही बहुत बड़ा है, तो अपन को पता है जो 60 रेडियस ऑफ अर्थ है डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो। तो मेरे को क्वेश्चन ने पूछा व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब मेरे को ये लेंथ निकालनी है। अब समझ लो, मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि जो मेरा ये है इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी है रेडियस ऑफ अर्थ। अब मेरे को पता है कि अगर ये मेरा जो करते हैं एंगल है थीटा, अगर मैं इतना बड़ा डिस्टेंस है ना तो जो मेरे को ये डायमीटर है ना, ये मेरे को एक आर्क की तरह लगने लग जाएगा। ठीक है, जब इतनी दूर से देखेंगे ना, और अगर ये आर्क की तरह दिखने लग जाएगा तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा को मैं लिख सकता हूँ एल बाई आर। एल क्या होगा मेरा, एल होगा मेरा लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है मेरी, 2 r है। अपने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, थीटा इज इक्वल टू अपनी आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये अपन जब सर्कल बनाते थे तो सर्कल में समझ लो मेरे को ये थीटा है, और ये मेरा क्या होता था, ये मेरा आर्क की लेंथ, और ये क्या है मेरा रेडियस। ये मेरा इस केस में रेडियस हो गया, ये मेरी आर्क की लेंथ हो गई। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और आर कितना है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 60 रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/30 रेडियन। ठीक है, और अब समझ लो कि मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कैसे कर लूंगा, 1/30 इंटू 180/5। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 6 डिग्रीज बाई 3.14, जिसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, कितना पड़ गया सबको समझ, एकदम इजी था। व्हाट, फिर अपना पहला पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब अपन को पूछा गया है मून इज सेट टू बी सीन टू बी हाफ डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ, व्हाट मस्ट बी द रिलेटिव साइज कंपेयर टू द अर्थ। अपन को क्या दिया गया है कि कल जो मून है वो मेरे को दिखता है हाफ डायमीटर फ्रॉम द अर्थ, तो व्हाट मस्ट बी द रिलेटिव साइज कंपेयर टू द अर्थ। तो अगर मेरे को मून दिख रहा है हाफ डिग्री डायमीटर, तो मेरे को पता है अर्थ कितना दिख रहा होगा, अर्थ मेरे को दिख रहा होगा 2 डिग्री डायमीटर फ्रॉम मून, फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम मून दिख रहा होगा। तो मेरे को बताया अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ मून करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 2 डिग्री डिवाइडेड बाय हाफ डिग्री, यहाँ से बस क्या आएगा, 4 डिग्री।
ये पड़ेगा समझ। क्यों? क्योंकि जो मेरा थीटा है वो प्रोपोर्शनल है डायमीटर की, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। पड़ गया सबको समझ? एकदम इजी क्वेश्चन था ये वाला पार्ट तो। अब हम लोग बात करेंगे सी पार्ट। From a pallet's measurement, the sun is found to be at a distance of 400 times the Earth-Moon distance. Estimate the ratio of the Sun-Earth diameter. अपन को क्या पता है? अपन को यहाँ पे दिया गया है कि रेडियस ऑफ सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 400 है। ठीक है। अगर मेरे को ये दिया गया है तो मेरे को ये पता है कि जो अपना सन था, अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो अगर मेरे को पता है रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून जो है, ये होगा। ये तो पता ही है अपन को, क्योंकि जो उनका एंगुलर डायमीटर है सेम होगा। और अगर ये है तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी ऑफ सन जो होगा वो मेरा डी ऑफ मून इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। ये पड़ गया सबको समझ कि कैसे आया था? क्यों? क्योंकि द सन एंड द मून बोथ अपीयर टू बी ऑफ द सेम एंगुलर डायमीटर एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसलिए जो है ना मेरा यहाँ पे डी ऑफ सन बाई डी ऑफ मून क्या आ जाता है? 400 आ जाता है। तो अगर मेरे पास ये आ जाता है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ डी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डी ऑफ मून कितना था? 4 था, कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। अब मेरे को पता है कि डी ऑफ सन डिवाइडेड बाई डी ऑफ मून है 400, और डी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डी ऑफ मून कितने? 4। तो अगर यही मेरे को डी ऑफ सन डिवाइडेड बाई डी ऑफ वो निकालना हो, अगर मेरे को निकालना हो डी ऑफ सन डिवाइडेड बाई डी ऑफ अर्थ, तो मैं इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकाल सकता हूँ? समझ लो मैं यहाँ से 400 रहने दूँ और इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर ये 1/4 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मून से मून कट जाएगा और ये अर्थ, तो यहाँ से डी ऑफ सन डिवाइडेड बाई डी ऑफ अर्थ आ जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी? 400/4, दैट इज इक्वल टू 100। यही अपन को क्वेश्चन में पूछा गया। एक एक स्टेप फॉलो करते हैं, क्वेश्चन खुद हो जाएगा guys। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 2.26। 2.26 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस इज मोस्ट प्रिसाइज? तो पहला तो अपना वॉल क्लॉक, फिर दिया अपने को स्टॉप वॉच, एक डिजिटल वॉच और एक है एटॉमिक क्लॉक। तो इसमें जो सबसे मोस्ट प्रिसाइज होती है ना, वो होती है अपनी एक एटॉमिक क्लॉक। ठीक है। ये इतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है कि ये 1 सेकेंड इन 10⁻13 सेकेंड तक की प्रिसीजन बता सकते। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रिसाइज, नाम से पता चल जाता है एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि 1 सेकेंड, इसको अगर कन्वर्ट करके लिखे ना तो 3 लाख ईयर्स, इतनी प्रिसीजन है इसकी। ठीक है, इससे द मोस्ट प्रिसाइज कौन सी होगी? अपनी एटॉमिक क्लॉक। The distance of the galaxies of order 10 to the power 25 meter. Calculate the order of the magnitude of time taken by the light to reach us from the galaxy. तो 2.27 में क्या दिया गया है कि जो मेरे को डिस्टेंस दिया गया है गैलेक्सी का फ्रॉम अर्थ, वो कितना है? 10⁻25। तो लाइट को कितना टाइम लगेगा वहां से हमारे तक पहुंचने में? तो अपन को पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट तो 10⁻8 × 3। तो अगर यहाँ से मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डी बाय स्पीड। स्पीड कितना है? 3 × 10⁻8। तो 10⁻25 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻8। तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3.33 इंटू 10⁻16। ये पड़ गया सबको समझ? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है अपने। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑन टाइम। ठीक है, ये वाला पड़ा सबको समझ। अब अगला अपन देखेंगे 2.28। अपन को क्या दिया गया है? अपन को दिया गया है कि जो मेरी वर्नियर स्केल ऑफ अ traveling microscope has 50 divisions, which coincides with 49 main scale divisions. If main scale divisions is of 0.5 mm, calculate the minimum inaccuracy in each measurement of the distance. ठीक है, अपन को क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि जो मेरा 50 VSD है वो मेरा 49 MSD के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 MSD इज इक्वल टू 50/49 VSD। या तो मैं इसको इस भी तरीके से लिखता हूँ 1 VSD
इज इक्वल टू 49/50 MSD कह सकता हूँ। अब मेरे को क्या गया है, मेरे को पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम इनएक्यूरेसी। तो इसका अपन को फॉर्मूला पता है, मिनिमम इनएक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट। इतना होता है मेरा 1 MSD -1 VSD। MSD और VSD क्या है, MSD है मेरा मेन स्केल डिवीजन और VSD है मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मैं अगर 1 MSD माइनस, अब मैं अपन को पता है MSD की वैल्यू अपन को कितनी दी है, 0.5 mm दी हुई है। ये अपन को VSD की अगर वैल्यू दी होती तो हम लोग इसको VSD के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, बट यहाँ पे अपन को MSD की वैल्यू दी है तो इसको अपन पहले MSD के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो VSD को MSD में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - 49/50 MSD, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/50 MSD। ठीक है, और मेरे को MSD की वैल्यू पता है कितनी है, 0.5 mm। तो 1/50 इंटू 0.5, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/100, दैट इज इक्वल टू 0.01 mm। ठीक है, इतना बड़ा सब कुछ समझ, एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने की। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 2.29। अपन को पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स द मून almost entirely cover the sphere of the sun. Write the relation between the distance sizes of the moon and of the sun. तो अपन को पता है कि समझ लो जब अपना ये अर्थ होता है, यहाँ पे अर्थ है, समझ लो ये मान लेता हूँ मैं मून, और ये बड़ा सारा मेरा है ये सन। मेरे को पता है जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो जब एक्लिप्स होता है तो मेरे को कुछ भी दिखता नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जो मेरा मून है वो पूरे सन को कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो सॉलिड एंगल है ना, समझ लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है मेरा R ऑफ, तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक डिस्टेंस है R ऑफ सन। ठीक है, तो मेरे को बताया जो सॉलिड एंगल है ना वो दोनों के लिए इक्वल है। यहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो समझ लो इसका रेडियस है R ऑफ M और इसका रेडियस है R ऑफ सन। ठीक है, तो मेरे को पता है दोनों का सॉलिड एंगल इक्वल है, दोनों का सॉलिड एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ सन डिवाइडेड बाय R ऑफ S का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय R ऑफ ME का होल स्क्वायर। ये होगा क्योंकि अपना सॉलिड एंगल ये देखो ना, इसके से इतना सॉलिड एंगल बना, ये वाली आर्क लो एक तो, ये वाला एरिया वाला जो है, और एक पूरे वाले से कंपेयर करो। यहाँ से हम लोग देखें तो सॉलिड एंगल तो इक्वल है, हमने बस दो अलग अलग फॉर्मूला से इसको लिख दिया। अपन को पता है एरिया ऑफ सन क्या होता है, पाई R ऑफ सन का स्क्वायर अपॉन बड़ा स्क्वायर R ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन R ऑफ मून का स्क्वायर। पाई भी आएगा, पाई से तो पाई काट देंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या पता है, यहाँ से अपन कह सकते हैं आर ऑफ, जब मैं स्क्वायर दोनों साइड पर अगर अंडर रूट ले लूँ ना, तो आर ऑफ सन बाय ये इज इक्वल टू आर ऑफ मून बाय डिस्टेंस। तो मेरे को क्या यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है, मतलब मेरा जो रेशियो आता है उनके रेडियस का, वो उनके डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर ऑफ सन डिवाइडेड बाय आर ऑफ मून। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। ये अपन को पूछा था, राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ द मून, यही अपन ने लिख दिया कि दोनों क्या है, दोनों का जो रेशियो है वो उनके डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल आ जाता है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, इफ अ यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 Newton, unit of length is 10 meter and unit of time is 100 seconds, what is the unit of mass in system of units। तो अपन को पता है कि जो मेरा फोर्स होता है वो क्या होता है, ML T(-2), और ये अपन को दिया गया 100 Newton। ठीक है, और मेरे को पता है जो मेरी लेंथ है वो इक्वल होती है 10 मीटर के। मेरे को पता है टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधा वैल्यू में वो पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ टी का स्क्वायर, नहीं अपन यहाँ पे टी के लिए अपन को निकालना है मास। ठीक है,
तो मास इंटू 10 इंटू 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 टू द पावर, जब इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 टू द पावर 5 की चीज। ये है अपना आंसर। सिंपल फॉर्मूला पता है अपन को फोर्स का, उसमें बस अपन ने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करेंगे अपन को सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन को दिया गया है, give an example of a physical quantity which has a unit but no dimension। ये तुम लोग याद ही रख लेना जो जो भी इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, कभी तुम्हें पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, a physical quantity which has a unit but no dimension। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है मेरी? सॉलिड एंड, ठीक है, ये जो है इसका यूनिट तो होता है बट इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, जो मेरा प्लेन एंगल होता है ना, उसमें भी अपना करते हैं, यूनिट तो होता है बट अपनी डायमेंशन नहीं होती। यूनिट क्या होता है? उसमें रेडियन वो सब होता है बट उसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं है। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नीदर यूनिट नॉर डायमेंशन, तो ऐसी क्या है मेरी? इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? एक तो मीडियम की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और हम लोग अगर उसको करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि अपना यूनिटलेस हो जाएगा और डायमेंशनलेस भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रेशियो ले रहे हैं इसी वजह से। अगला अपन पूछते हैं कांस्टेंट विच हैज अ यूनिट। तो ऐसे जो कांस्टेंट होता है वो होता है अपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। ये यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बाई के जी का स्क्वायर। ठीक है, अगला अपन को पूछा कांस्टेंट विच हैज नो यूनिट। तो ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये जो चार चीजें ना तुम लोग ट्राई करना कि याद ही रख लेना। ये पहले दो का तो तुमको वो भी बता ही दिया हमने रीजन क्या है। ठीक है, तो ये भी अपना हो। अब अपन को 32nd क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 31 सेंटीमीटर विच सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 5/6 एट द सेंटर। ठीक है, तो ये अपना एक सर्कल है और इसका रेडियस कितना दिया गया? रेडियस अपन को दिया गया है 31 सेंटीमीटर, और अपन को बोला है ये यहाँ पे 5/6 एंगल बना रहा है। तो अपन को क्या पूछे? लेंथ ऑफ आर्क। तो समझ लो लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल कह रहा हूँ, तो मेरे को पता है 5/6 इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 31 सेंटीमीटर। अपन को पता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, उसमें मान लेता हूँ एल डिवाइडेड बाय 31। ये अपन यहाँ पे लगाए, और अपन को थीटा की वैल्यू क्या दी गई? थीटा की वैल्यू अपन को दी गई है 5/6। तो अपन ने सिंपल वैल्यू में पुट किया और अपन को आर की वैल्यू पता है, रेडियस 31 सेंटीमीटर। तो पाई/6 इज इक्वल टू L/31। तो यहाँ से मेरे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से अपने पास एल की वैल्यू आ जाएगी 16.22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ पड़ गया। अब अपन बात करेंगे 33 में दिया गया है कैलकुलेट द सॉलिड एंगल subtended by a periphery of an area of 1 centimeter square at a point situated symmetrically at a distance of 5 centimeter from the area। अपन को दिया गया, अपन को सॉलिड एंगल निकालना है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता है अपन को 2.33। अपन को क्या निकालना है? अपन को सॉलिड एंगल निकालना है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। और अपन को पता है एरिया अपन को यहाँ पे कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपन को यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस अपन को दिया गया है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अपना रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा? 1/25। 1/25, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 4 × 10⁻²। और इसका जो हमारा वो यूनिट को क्या होगा? रेडियस। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ गया? एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। अब अपन को अगला क्वेश्चन दिया गया है 2.34। 2.34 में अपन को दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t minus kx, where x is the distance and t is the time. Write the dimension formula of omega and k। ठीक है, अपन को ओमेगा और k का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है।
मतलब अपन उसको एल टी और एम के में कैसे लिख सकते हैं। अपन ने जब पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो साइन के अंदर जो ये है पैरामीटर है, ये डायमेंशनलेस होने चाहिए, ये अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था। तो इसके हिसाब से मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों ही डायमेंशनलेस होने चाहिए। अगर दोनों ही डायमेंशनलेस होने चाहिए मतलब ओमेगा इंटू टी का कोई डायमेंशन नहीं है, तो मतलब टी का तो अपन को डायमेंशन पता है, टी होता है। तो मतलब अगर इसका डायमेंशनलेस अपन को नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि जो ओमेगा है इसका डायमेंशन क्या होगा, टी इनवर्स। तभी तो ये दोनों कट के डायमेंशनलेस हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग के एक्स देखें, तो एक्स का अपन को डायमेंशन पता है, एल होता है। तो अगर इसको डायमेंशनलेस बनाना है तो के का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, के का डायमेंशन होगा एल ऑफ एल इनवर्स। ठीक है, ये अपन को समझ पड़ गया। तो मतलब यहाँ से बस ओमेगा और के का डायमेंशन क्या है, यहाँ से है तीन वर्स और यहाँ से है L। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जो साइन के अंदर जितने भी मेरा पैरामीटर होता है ना, वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार हम लोग 2.35 है, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले बात कर ले 2.36 में। 2.36 में क्या है, a new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta and unit of time is gamma seconds। ठीक है, how much will 5 joule measure in the new system। ठीक है, अपन को क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है कि जो मेरा यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड्स। ठीक है, अपन को पता है कि जो मेरा 5 जूल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1 U1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं N2 U2। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग, हमको निकालना क्या मिलेगा, हमको निकालना है N2। और N2 क्या होगा मेरा, N1 डिवाइडेड बाई U1 बाई U2। और U1 बाई U2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू N1, U1 बाई U2 को मैं लिख सकता हूँ M1 बाई M2 की पावर ए। मैं समझाऊंगा ये L1 L2 ऐसे ये सब है क्या, एक बार सिर्फ एक बार पहले देखो कि मैं करेक्ट कह रहा हूँ। ठीक है, बी और अपन को होता है T1 बाई T2 सी। अब मेरा M1 क्या था, जब मैं नॉर्मली लिखता हूँ तो मेरे को पता है कि समझ लो मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ, समझ लो मेरे को लिखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता था मेरा, वेलोसिटी होता था m की पावर समझ लो 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। तो यहाँ पे जो मेरा एल टी और वो है, उसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं हो, उस सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती थी मेरी। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरी ये सब की वैल्यूज है। यहाँ पे क्या है, अल्फा है, जो मेरे नया वाला सिस्टम है ना, उसके हिसाब से एम जो है मेरा अल्फा के जी, लेंथ के बीटा मीटर, टाइम के गामा सेकेंड। तो जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला में इसको लिख के दिखाऊंगा, तो N2 क्या हो जाएगा मेरा, N1 इंटू 1/अल्फा, ये क्या होगा 1/बीटा, और ये हो जाएगा 1/गामा, और ये होगा ए, इसके और बी, इसके और सी। तो मेरे को एक और चीज पता है, जो मेरा एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mL² टी और -2। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ से पता जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा का होल स्क्वायर इंटू 1/गामा की पावर -2। तो यहाँ से आ गया N2 की, और मेरे को बताया N1 की वैल्यू कितनी है, मेरी N1 की वैल्यू अपन को 5 जूल दे रखी है। तो मेरे को 5 जूल दिए, तो इसके सबसे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा का स्क्वायर इंटू गामा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं जो मेरा नया वो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं नए सिस्टम में मेजर करूंगा 5 जूल, नए सिस्टम के हिसाब से जो मेरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, जो मेरा पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से मेरा जो करते हैं एनर्जी थी, वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी मेरी 5 जूल। बट नए सिस्टम के हिसाब से आएगी 5 गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। अपन को इस सब की वैल्यूज दी होगी और अपन को कैलकुलेट कर देना होगा। ठीक है, ये सबको समझ पड़ गया। अब हम लोग बात करेंगे 2.37 अपन को दिया है वेलोसिटी। The volume of a liquid flowing out per second of a pipe of length L and radius R is written by a student as V is equal to pi by 8 p r to the power 4 divided by mu L।
ठीक है, where P is the pressure difference between the two ends and the coefficient of viscosity of the liquid having dimension formula ml inverse T inverse. अपन को पूछे check whether the equation is dimensionally correct. ठीक है, अपन को क्या पता है, अपन को पता है कि जो अपन को दिया, अपन को दिया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, तो मतलब वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे होंगे, तो मतलब मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एल क्यूब टी ऑफ -1. ठीक है, ये तो आ गया मेरा आर एच एस, मतलब क्या होगा, और यही अगर हम लोग को डेंसिटी निकालनी होती तो डेंसिटी मास से मल्टीप्लाई करती, यहाँ पे आया था. अभी तो पहले हम लोग ये देखते हैं एल क्यूब टी ऑफ -1. ठीक है, अब अपन को बोला गया है कि, और अपन को एक और चीज क्वेश्चन में दी गई है, ये तो अपना आर एच एस, यही मैं अगर एल एच एस की बात करूँ, एल एच एस में अपन को क्या दिया, पाई बाई एट की तो कोई वही नहीं है, उसको तो इग्नोर करेंगे हम. ठीक है, फिर आर टू द पावर फोर, आर टू द पावर फोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, एल टू द पावर फोर. ठीक है, और मेरे को पता है, मैं करते हैं ये जो वी है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरा डेंसिटी है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम इंटू एल ऑफ -1 टी ऑफ -2. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मेरे को डिवाइड किससे करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मेरे को यहाँ पे डायमेंशन दिया है एम एल ऑफ -1 टी ऑफ -1. ठीक है, और इंटू एल, यहाँ पे है इंटू एल. ठीक है, तो अगर जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने क्या आ जाता है, एल क्यूब टी ऑफ -1. देखो ना, ये वाला जो एल -1 है ये इससे कटेगा, एम एम. ठीक है, ये एल यहाँ पे इससे कट जाएगा, और ये टी ऑफ -1, तो एल क्यूब टी ऑफ -1. तो जो मेरा आर एच एस है वो मेरा एल एच एस के इक्वल आ रहा है. तो अगर मेरा आर एच एस इक्वल टू एल एच एस आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों की डायमेंशन, मतलब ये जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, इतना पड़ गया सबको समझ. अब हम लोग देखेंगे 38th क्वेश्चन. 38th क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी ऑफ 5/2 डी ऑफ -2. ठीक है, और मेरे को क्या पता है कि मेरे को यहाँ पे दिया है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% respectively. What is the percentage error in the quantity x if the value of x calculated on the basis of the above relation is 2.763? To what value should you round off the result? ठीक है, तो अब अगर मेरे को समझ लो परसेंटेज एरर पता है, मेरे को पता है कि जो मेरा परसेंटेज एरर है ऑफ ए वो है 1, परसेंटेज एरर ऑफ बी है वो 2, परसेंटेज एरर ऑफ सी है 3%, और परसेंटेज एरर ऑफ डी कितना है 4%. ये अपन को क्वेश्चन में दिया गया है. तो अगर समझ लो मेरे को परसेंटेज एरर ऑफ वो निकालना है, पूरी क्वांटिटी का मेरे को समझ लो ये निकालना है, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस, मेरे को पता है यहाँ पे इसके अगर 2 है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज एरर को, मतलब 1. अब यहाँ पे पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंटेज एरर को, मतलब 2 प्लस 5/2 इंटू परसेंटेज एरर 3 प्लस 2 इंटू 4. ठीक है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास. अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स इंटू 100, तो यहाँ से मेरे पास जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो आएगा +-2 + 6 + 15/2 + 8, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा मेरा +-23.5%. ठीक है, तो जो मेरा टोटल परसेंटेज ऑफ एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23.5%. तो यही अगर समझ लो मेरे को 100 का यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.235 बाय एक्स. और हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग इसको 2 सिग्निफिकेंट यूनिट्स में अपन राउंड ऑफ कर रहे थे, और अपन ने ये भी पता था इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो इसको हम लोग अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.24. ठीक है, और अगर ये 0.24 आई तो यहाँ से मैं, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ तो मेरा एरर कितना आ रहा है, तो जब मैं यहाँ से x को मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो जब मैं x यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना लास्ट में,
मेरे पास आ जाएगी 2.8। ठीक है, इतना बढ़िया सबको समझ। ये क्वेश्चन अपन को दिया गया था, एकदम इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना कि जो पावर होती है ना उसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर अपन को अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.39 अपन को दिया है इन द एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू e l square m to the power minus 5 g of minus 2 where e m l and g denotes energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. Show that e is a dimensionless quantity. अपन को ये शो करने को कहा गया है। तुम्हें को क्या पता है, अपन सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। अपन को पता है कि जो मेरा एनर्जी होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस टू। ये सब अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग लिख रहे थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग को लिखना है, उसके बाद है अपना एम ऑफ माइनस फाइव। अगर मैं यहाँ पे एम ऑफ माइनस फाइव करूँगा तो ये आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब मेरे को पता है जो अपना एल है वो अपना है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस वन। और इसका हम लोगों ने क्या करवा दिया, इसका हम लोगों ने करवा दिया स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एक और अपनी यूनिट क्या है जी। जी क्या था अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इनवर्स एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस टू। ठीक है, ये से तुम्हें याद ही कर लेना जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला है कि इसको हमने कैसे लिखा है। अब इसका हमारी पावर क्या थी माइनस टू। तो जब हम लोग इस सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने स्क्वायर एम क्यू आर क्या है वन माइनस फाइव प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, फिर माइनस वन इंटू माइनस टू है तो ये हो जाएगा प्लस टू। यहाँ पे टू माइनस फाइव ये वन, तो एम की पावर तो अपनी जीरो ही आ रही है। फिर अगर एल देखें, एल क्या अपना, एल आ रहा है अपना टू प्लस फोर, और यहाँ पे आ रहा है अपना माइनस फोर। ठीक है, देखो तो हम लोग जब एल को लिखेंगे तो एल अपना क्या है टू प्लस फोर माइनस सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से बस एल की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से बस एल की वैल्यू आ जाती है जीरो। तो यही अगर आप टाइम लिखूं, ठीक है, तो टाइम क्या होगा मेरा माइनस टू, यहाँ से माइनस टू और वहां से प्लस फोर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो टाइम की वैल्यू भी क्या आ रही है जीरो, तो ये आ रहा है मेरा एम ऑफ जीरो एल ऑफ जीरो और ऑफ टाइम ऑफ जीरो। तो यहाँ से बस पी का क्या आ रहा है, पी जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ गया। ये भी इजी था, सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी थी। 2.40 अगला क्वेश्चन। 2.40 में अपन को देखिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, Planck's constant h and gravitational constant g are taken as fundamental quantities, then express mass, length and time in terms of dimension of these quantities. ठीक है, अपन को कहा है कि मास, अपन पहले यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू क्या m l स्क्वायर t ऑफ माइनस वन। अपन को बताया c क्या होता है अपना, c होता है अपना s, और g क्या है अपना, g होता है अपना m इनवर्स एल क्यू टी ऑफ माइनस टू। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे करते हैं निकालूंगा तो मेरा मास क्या होगा, हमको उसको इसके फॉर्म में लिखना है। तो मैं m को ऐसे लिख दूंगा एल टी ऑफ माइनस वन की पावर अल्फा, ए लिखना, चलो अल्फा चलो, इंटू एम एल स्क्वायर टी ऑफ माइनस वन की पावर बी इंटू क्या है मेरा एम इनवर्स एल क्यूब टी ऑफ माइनस टू पावर सी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा अपन को पता है जो मेरा एल और टी वाला टर्म है वो तो मेरा जीरो और एम वाला टर्म जो होगा मेरा वन होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा बी माइनस सी, जो ऊपर वाली इक्वेशन हम लोग बस इसको इक्वेट करते हैं। यहाँ से जब हम लोग इक्वेट करते हैं ना तो यहाँ से आ रहा है अपने पास बी माइनस सी इज इक्वल टू वन। यहाँ से अपने से एक और चीज आ जाएगी, यहाँ से अपने से आएगा ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। ये देखो ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, और अपन को क्या आता है माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा ना तो मेरे को यहाँ से आएगा 2b इज इक्वल टू 1। तो ना मेरे को b की वैल्यू मेरे को सॉल्व करने के बाद मिल जाती है 1/2। वही हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट करने के बाद अपन को c की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। ठीक है, और यहाँ से c की वैल्यू -1/2 आई। तो हम लोग जब a में सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपन को वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो मैं m को कह सकता हूँ m इज इक्वल टू k c ऑफ 1/2 h ऑफ 1/2 एंड g ऑफ -1/2। ठीक है, ये वाला पार्ट सबको समझ पड़ गया होगा होप। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग, अब हमने एक बार एक क्वांटिटी लिख ली थी ना, अब यही हम लोग अपने किस किस चीजों से निकालने की, हमको निकालना लेंथ के लिए और टाइम के लिए। तो इस बार हमने क्या किया था, यहाँ पे b माइनस सी इक्वल टू 1 होगा, तो अगली में क्या हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 0। बस ये वाली टर्म 1 हो जाएगी और ये वाली 0 हो जाएगी। पर जब हम लोग, हमारा जब टाइम होगा अगली बार, टाइम को निकालना होगा, तो हमारी जो ऊपर वाली दो टर्म्स है, ये देखो अगली वाली में क्या करेंगे, अगली वाली में यहाँ पे 1 को हटा के 0 1 0, और उसकी अगली वाली में 0 0 1, और फिर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। वैसे ही हम लोग आंसर लाएंगे और एकदम इजी तरीके से इसको यहाँ पे इक्वेट करेंगे, इक्वेशंस बना के ए बी और सी की वैल्यूज आई, ए और बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर आ गया। बस यही काम करना है। ये तो तुम लोग खुद कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी भी कैसे करना है। मैंने एक करके बता दिया कि हमने मास में क्या किया। ठीक है, चलो ये तुम्हारा होमवर्क। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m and radius r in a circular orbit of radius r from Kepler's third law. In a circular orbit of radius r from Kepler's third law about the period of satellite around the common central body, square of the period of revolution t is proportional to the cube of the radius of orbit r. Show using the dimensional analysis that t is equal to k by r. ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है अपन को प्रूव करना है। अपन को क्या पता है कि अपन को केपलर भाई जो है वो ये बता के गए थे कि जो अपना टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। अपन तो यहाँ से अपन एक और चीज लिख सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। सही है, मैं अगर ये लिख सकता हूँ तो, और मेरे को ये भी पता है जो मेरा टी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस और जी के भी। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 इंटू आर टू द पावर ए और जी टू द पावर बी। ठीक है, और मेरे को क्या है कि मेरे को ये ए और बी की ही वैल्यूज निकालनी भी है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर 3/2 आर ए जी टू द पावर बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ। मेरे को पता है कि इसकी तो सबसे डायमेंशन क्या होगी, टी रहेगी, कि ये तो कांस्टेंट है, वो तो फालतू में रखा है, आर टू द पावर 3/2 और क्या, और अपने पास है आर की वैल्यू आर टू द पावर ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल टू द पावर ए, और यहाँ से मेरे को क्या पता है जी, जी अपन को पता है कि होता है एल टी ऑफ -2, एल टू द पावर -2 टू द पावर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जो मेरा 2b है इज इक्वल टू 1 आ जाएगा माइनस ऑफ 2b। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। सब्स्टिट्यूट मैंने सिर्फ कंपेयर करी है पावर्स को, और मैं क्या कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है मेरा 0। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा ये वाले फॉर्मूला में जो मैंने ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे मैं बस पावर सब्सटीट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मैं बस पावर सब्सटीट्यूट करने के बाद आ जाएगा के आर ऑफ 3/2 आर ऑफ -1 जी ऑफ -1/2। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के बाय आर आर क्यूब बाय जी। यही फॉर्मूला अपन को प्रूफ करना था और यही अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, जो ये 4.2 है ना गाइस, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे चैप्टर से, तो ये हम लोग एक बार के लिए स्किप करेंगे, हम लोग 4.3 देखते हैं। जो ये 43rd क्वेश्चन है, इसमें अपन को पूछा गया है कि हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मेक्स वन पार्सेक। अपन को क्या है कि अपन को ये एज ए रिजल्ट याद रखना है कि वन पार्सेक
इज इक्वल टू कितना होता है, ये तुम लोग एज ए रिजल्ट याद रख लीजिए। मेरा 1 पार्सेक होता है ना, वो मेरा इक्वल होता है 2 × 10⁻⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, तो ये वाला अपना क्वेश्चन हो, ये एज ए रिजल्ट याद रखो, ये वाला पार्ट। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, कंसिडर अ सन लाइक स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 पार्सेक when it is seen through a telescope with 100 magnification. What should be the angular size of the star? Sun appears to be 1/2 degree from the earth. Due to the atmospheric fluctuation, I cannot resolve objects smaller than work 1/8 minute. ठीक है, तो अपन को क्या पता है कि एक जो एंगल ऑफ सन है वो अपन को कितना दिया गया है, हाफ। मतलब जो मेरे को डायमीटर दिया गया है ना, वो हाफ डिग्री सब्सटेंड करता है, अगर उसका जो करते हैं वो है डिस्टेंस है वो 1 एटॉमिक यूनिट है। ठीक है, हमें को क्या पता है, जैसे जैसे मेरा गलता डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मेरा जो गलता एंगल है उसका जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। तो अगर समझ लो मेरा 2 × 10⁵ होता डिस्टेंस, मतलब मेरा 1 पार्ट से अगर डिस्टेंस होता, तो मेरा जो गलता है डायमीटर आता है वो कितना आ रहा था, तो मेरा डायमीटर आता 1/4 × 10⁻⁵ तो ना 1 यही होता है, 1/2 हो गया, तो 2 × 10⁵ होगा, तो ये 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वो आ रहा है लेंथ। तो यही अगर मेरे को बोल रहे हैं कि यही अगर जो उसका डिस्टेंस है वो 2 पार्सेक हो जाए, अगर मेरा 2 पार्सेक्स हो जाएगा, तो मेरे को पता है तो इसमें कैसे लिखता हूँ, 4 × 10⁻⁵ और अगर 4 × 10⁻⁵ आ गया, तो मैं इसको जब मैं इसको डायमीटर लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/8 × 10⁻⁵ डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो मेरे को अगर इसको डायमीटर को लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा 1.25 × 10⁻⁻⁶। ये अपन को पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। फिर अपन को क्या दिया गया है, मार्स इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अर्थ्स डायमीटर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इट हैज, Mars is approximately half of the Earth's diameter. When it is closest to the Earth, it is at about half AU from the Earth. Calculate what size it will appear when seen through the same telescope. अपन को दिया गया है कि जो मेरा डी ऑफ मार्स है और जो मेरे को डी ऑफ अर्थ है, उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो दिया गया 1/2। जो मेरा डी है ना वो डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और मेरे को एक और चीज क्या पता है, मेरे को एक और चीज पता है कि जो मेरा डी ऑफ अर्थ होता है डिवाइडेड बाय डी ऑफ सन इज इक्वल टू 1/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों इक्वेशन को, तो डी ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ सन कितना हो जाएगा, 1/200। ठीक है, तो मेरे को पता है अगर मेरा एट 1 AU सन का डिस्टेंस, सन का जो डायमीटर था वो कितना आ रहा था मेरा, वो आ रहा था मेरा 1/2 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं डायमीटर ऑफ मार्स देखूंगा एट 1 AU, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 1/400 डिग्री। ठीक है, और यही अगर मेरे को पूछ रहे 1/2 AU पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/400 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/200। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। पर यही हम लोग को अगर पूछा, हम लोग कहाँ पे कह दिया कि हम लोग इसको 100 मैग्निफिकेशन में देख रहे हैं, अगर 100 मैग्निफिकेशन में देख रहे हैं तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30। ये भी सबको समझ पड़ गया, एकदम इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अपन को अगले क्वेश्चन में दिया है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन emerging out of his famous theory of relative masses of to relates mass m to energy E as E is equal to mc square, where c is the speed of light in vacuum at nuclear level. The magnitude of energy are very small. The energy at nuclear level is usually increased in
mega electron volt. 1 mega electron volt is equal to 10 to the power 1.6 into 10 to the power minus 13 joules. The masses are measured in unified atomic mass U, where 1 U is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs. ठीक है, अपन को दिया है तो शो दैट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U is 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अपन को ये क्वेश्चन में दिया गया. देखो एनर्जी जहाँ पे अपना जो करते हैं मास है फॉर 1 U अपन को इतनी निकालनी है, ये अपन को दिया गया, अपन को ये शो करना है. तो अपन को पता है अकॉर्डिंग टू कलते आइंस्टाइन सर उन्होंने कहा था कि कलते E इज इक्वल टू mc². और अपन को यहाँ पे 1 U दिया है, 1 U के अकॉर्डिंग हमारा कितना वो होगा, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू c², मतलब क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे ना तो हमारा जो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आता है वो आता है 1.67 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 जूल. जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 939.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली करें ना तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था और यही अपना आया. अपन ने क्या किया, अपन ने जो फॉर्मूला अपन को दिया है आइंस्टाइन ने, अपन ने वही फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर दी. अपन को 1 U की वैल्यू दी थी तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल गया. ये हमने सिर्फ अप्रोक्सीमेटली कह दिया कि 939.4 जो है वो इसके अप्रोक्स. ठीक है, अब अपने को दिया गया है स्टूडेंट राइट द रिलेशन एज 1 U is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन. The teacher points out that the relation is dimensionally incorrect. Write the correct relation. अपने को दिया कि 1 U is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द टीचर पॉइंट्स आउट दैट द रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि अपनी 1 U जो है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर यहाँ पे क्या अपना kg में आना चाहिए था U, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया. तो अपना 1 U जो है वो किसके इक्वल होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c². ठीक है, तो 1 हम लोग क्या कहने जा रहे हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1 U इंटू c². ठीक है, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं. और इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 931.5 मेगा. ये लिखना कि 1 U इज इक्वल टू, ये गलत है. ये वाली जो लाइन है ना अपनी, ये वाला पार्ट ये गलत है. सही वाला क्या है कि 1 U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c². ये वाला जो अपना ये है करेक्ट. इसी के साथ गाइस अपना ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.